हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने अलग अलग तरह की एंट्रोपी पढ़ी है भाई। कल हमने 3 तरह के पदार्थों के लिए एंट्रोपी पढ़ी थी, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए और गैसों के लिए। आज हम बात करेंगे जो हमने कल फॉर्मूला निकाला था, जनरल फॉर्मूला निकाला था, उस जनरल फॉर्मूले पर हम अलग अलग तरह की कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे भाई सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी। सम आयतनिक, ध्यान से देखना, इन सब फॉर्मूला पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, देख लेना, विश्वास न हो तो पुराने पेपर को उठा के। सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, चाहो तो आप पुराने पेपर देख सकते हो, इन सब फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है आज का, सारी पुरानी चीजें काम आएंगी इसके अंदर। एंट्रोपी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, क्या कहता है भाई ये? देखो, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कल? डेल्टा एस बराबर होता है CV ln T2 अपॉन T1 प्लस इधर की तरफ R ln V2 अपॉन V1। बोलो, यह फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था, कल ही पढ़ा था हमने। 2 तरह के फॉर्मूले निकाले थे, एक तो वॉल्यूम की फॉर्म में और एक निकाला था हमने प्रेशर की फॉर्म में निकाला था। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, सम आयतनिक प्रक्रम की बात की है, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात की है। अगर सम आयतनिक प्रक्रम होगा तो क्या होगा भाई? सम आयतनिक प्रक्रम में इन आइसोकोरिक प्रोसेस, बताओ सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होगा? जो V1 होगा वो बराबर हो जाएगा V2 के। अरे, आयतन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो जितना V1 होगा उतना ही V2 मिलेगा हमें। यहां से V1 V2 दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कटेंगे तो 1 आंसर आएगा। और ln1 का मान कितना होता है? 0। मतलब ये वाला स्टेप खत्म हो जाएगा और सोल्व होकर हमें सिर्फ कितना मिलेगा? CV ln T2 अपॉन T1 मिलेगा। बोलो, मिलेगा? ये दोनों बराबर हो गए, 1 हो गया, ln1 का मान तो 0 होता है, तो ये गया पूरा। तो सिर्फ ये वाला स्टेप आएगा, आप इसको कन्वर्ट कर लो। ln का मतलब कौन सा बेस होता है? E बेस होता है, और आप जानते हो सारी वैल्यू हमें 10 के बेस में गिवन होती है। तो इसको 10 में कन्वर्ट करो, कितने से मल्टीप्लाई करके? 2.303 से मल्टीप्लाई करके, तो ये log आ गया, 10 आ गया, ये T2 अपॉन T1 आ गया। किसी भी सम आयतनिक प्रक्रम में, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको एंट्रोपी निकालनी हो तो आपको लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। इस फॉर्मूले को लगाओ और सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी पाओ। आई बात समझ में? फटाफट से कर लोगे, छोटे छोटे टॉपिक ही आने वाले, छोटे छोटे ऐसी कंडीशंस लगानी है। हमें पुरानी जो इक्वेशंस आई थी उन पर कंडीशन लगाएंगे और एक एक नया नया फॉर्मूला बनाते जाएंगे। फटाफट करो, जल्दी करो। कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेके लिखो भाई इसके नीचे। उपरोक्त समीकरण से सम आयतनिक प्रक्रम में, उपरोक्त समीकरण से सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। सम आयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। आप लोगों ने भी कर लिया होगा, लिखो बाय अबव इक्वेशन entropy change in isocoric process can be
एंट्रोपी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड, ठीक। अगला टॉपिक है समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज इन आइसोबेरिक प्रोसेस। अब देखो कल ही हमने एक और समीकरण पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने भाई, Cp ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। बोलो पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। तो वापस हम कौन सी कंडीशन लगाने वाले हैं भाई, समदाबी प्रक्रम वाली कंडीशन। तो समदाबी प्रक्रम में होगा क्या, इन आइसोबेरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम में क्या होना चाहिए भाई, हाँ बताओ क्या होना चाहिए, वही P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। मतलब समदाबी है तो दाब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले जितना दाब होगा बाद में भी हमें उतना ही दाब मिलेगा, मतलब इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो P1 बराबर P2 होगा, P1 बराबर P2 होते ये कटेगा, यहाँ से दोनों सेम वैल्यू आएगी, यहाँ भी सपोज करो P गया, यहाँ भी P गया, दोनों कटेंगे तो 1 आएगा और ln1 का मान होता है 0 का मतलब है कि ये जो स्टेप होगा वो खत्म हो जाएगा, केवल आपको क्या मिलेगा भाई, डेल्टा S बराबर Cp ln T2 अपॉन T1 मिलेगा। वापस से ln का मतलब क्या होता है, E बेस, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 के अंदर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, और ये Cp अब ये किस में आ जाएगा 10 में, और बाकी सारा का सारा आपको एज इट इज मिलेगा। आपको किसी भी समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी ज्ञात करनी हो तो आपको लगानी पड़ेगी ये समीकरण, इस समीकरण को लगाओ और किसी भी आइसोबेरिक प्रोसेस में एंट्रोपी पाओ। आई बात समझ में, खटाखट कर लो भाई, जल्दी कर लो। कर लिया होगा आप लोगों ने, लिखो इसके नीचे, उपरोक्त समीकरण से समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। आप लोगों ने भी कर लिया होगा, लिखो बाय अबव इक्वेशन एंट्रोपी चेंज इन आइसोबेरिक प्रोसेस इज कैलकुलेटेड, ठीक, खत्म है टॉपिक। अगला लिखो समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बारी किसकी है, आइसोथर्मल प्रोसेस की, इसमें भी हमें एंट्रोपी का होने वाला चेंज निकालना है भाई। वापस कौन सी कंडीशन लगाएंगे भाई, हम समतापी वाली कंडीशन लगाएंगे, मतलब समतापी प्रक्रम में जो होता है हमें वो लगाना पड़ेगा। तो बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अरे बताओ सोचो क्या होना चाहिए। सस्पेंस, हमने 2 कर लिए तो तीसरे को करने में हमें दिक्कत होगी क्या। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा नया काम हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, T1 बराबर T2 होगा, मतलब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर होगा, प्रारंभिक ताप अंतिम ताप के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगी। तो होगा क्या, अब यहां से ये दोनों कटेंगे, यहां भी सेम यहां भी सेम से कटेगा तो ln1 आएगा 1 ln1 का मान कितना होता है 0। अब इस बार गायब होने की बारी किसकी है, इसकी है। पहले ये जा रहे थे बेचारे, अब जाएगा कौन, ये जाएगा, ये गायब होगा। तो अब बताओ कौन बचेगा, पीछे वाला भाग बचेगा, ln P1 अपॉन P2 बचेगा।
बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। वापस ln का मतलब कौन सा बेस होता है भाई? ई बेस होता है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 के अंदर, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, ये आर, और ये ऐसा करते ये किस में गया? 10 में गया, और सारा का सारा एज इट इज लिख दो। इस इक्वेशन को लगाओ और किसी भी समतापी प्रक्रम में आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पाओ भाई। ठीक, लेकिन ये समीकरण केवल किस रूप में है? दाब के रूप में है। बाय द वे हमें क्वेश्चन में दाब दिया तो हम इससे कर लेंगे, लेकिन हमें प्रेशर की जगह वॉल्यूम गिवन कर दिया, आयतन दे दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को यूज में लेने के लिए प्रेशर में वैल्यू चाहिए। आयतन में वैल्यू गिवन होगी तो हम कभी भी समीकरण को यूज नहीं कर सकते, मतलब हम समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो करनी है, क्वेश्चन में पूछा है तो हमें करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला चाहिए, अलग से बना लेते हैं। कौन से बरस लगेंगे भाई? वही पुरानी चीजें काम आएंगे हमारे। हमने इस समीकरण के बगल में एक और समीकरण पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई? CV ln T2 अपॉन T1 और R ln V2 अपॉन V1। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। यहां भी कौन सी कंडीशन लगानी है आपको? वही लगानी है, समतापी प्रक्रम वाली कंडीशन लगानी है। मतलब कौन सी कंडीशन लगानी है आपको? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो होता है आपको वो कंडीशन लगानी है। बताओ क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? इधर की तरफ जो हुआ था वही यहां पर होगा, T1 बराबर T2 होगा। अब ये दोनों गए तो ये पूरा का पूरा ln1 का मान ln1 का मान 0, तो ये जाएगा। जाने पर बताओ आपको जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? इतना मिलेगा, केवल ये गया तो वो बचेगा। वापस ln का मतलब क्या होता है? ई बेस, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, और सारा का सारा मान एज इट इज। लेकिन लोग किस में कन्वर्ट हो गया भाई? लोग कन्वर्ट हो जाएगा 10 बेस में। आपको इस समीकरण से भी एंट्रोपी का मान मिल जाएगा। ये तो एंट्रोपी है दाब के रूप में, और ये एंट्रोपी है आयतन के रूप में। समतापी प्रक्रम में प्रेशर दे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर वॉल्यूम दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। बोलो दोनों काम हमारे सोल्व होंगे कि नहीं होंगे? प्रेशर दे तो भी हम कर सकते हैं, और वॉल्यूम दे तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से छपाई करो भाई, जल्दी करो। इसको छापो, उसको छापो। ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जल्दी करो। कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, आप लोग भी लिख लो। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 and 2, entropy change in isothermal process, entropy change in isothermal process is calculated. Isothermal process is calculated. ठीक, नया टॉपिक लिखो भाई। आज हमारे सारे छोटे छोटे टॉपिक है भाई। अगली परिभाषा क्या आ गई? गलन की एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्या कहती है भाई एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन?
एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को लिखा जाता है डेल्टा एस, फ्यूजन मतलब एफ, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा एस एफ से। क्या कहता है, हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था गलन की ऊष्मा पढ़ी थी हमने, गलन की ऊष्मा। गलन की ऊष्मा की परिभाषा क्या थी, हीट ऑफ फ्यूजन हमने क्या पढ़ा था, गलन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। एक मोल पदार्थ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठोस से द्रव में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊष्मा लगती है उसे गलन की ऊष्मा कहते हैं। उसी प्रकार से ठोस को द्रव में कन्वर्ट करने पर, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को कहा जाता है गलन की एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। बड़ी आसान परिभाषा है। एक मोल ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने पर एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन उसकी गलन की एंट्रोपी कहलाता है। मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर जो भी एंट्रोपी चेंज होगा उसे ही कहोगे आप एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एस एफ बराबर डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ। अब यहां सब कुछ जानते हो आप। डेल्टा एस एफ का मीनिंग क्या है भाई, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। डेल्टा एच एफ तो हमने पढ़ी थी, क्या बोलते हैं इसको, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की ऊष्मा या गलन की एंथैल्पी। टीएफ का मतलब क्या है भाई, फ्रीजिंग टेम्परेचर या गलन ताप। टीएफ को क्या बोलते हैं, गलन ताप या फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, लिखो इसके अंदर। एक मोल पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने पर, एक मोल ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने पर एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन गलन की एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन गलन की एंट्रोपी कहलाती है। गलन की एंट्रोपी कहलाती है। इसे डेल्टा एसएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा एसएफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एसएफ से प्रदर्शित करते हैं भाई। लिख लो, आप लोग भी लिखो भाई। एंट्रोपी चेंज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ वन ऑफ सॉलिड, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ one mole of solid into liquid, 1 mole of solid into liquid. It is called entropy of fusion. It is called entropy of fusion. Entropy of fusion. ठीक, लिख लो फॉर्मूला फटाफट से। नेक्स्ट डेफिनेशन, वाष्पन की एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन में क्या करते हैं भाई हम, इससे पहले हमने वेपोराइजेशन की ऊष्मा पढ़ी थी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ी थी। वहां पर क्या किया था हमने, लिक्विड को कन्वर्ट किया था वेपर में, द्रव को हमने वाष्प में बदला था। तो यहाँ वाष्प में बदलने पर जो भी ऊष्मा का परिवर्तन हुआ उसे कहा गया वाष्पन की एंथैल्पी। उसी प्रकार से एक मोल लिक्विड को वाष्प में बदलने पर जो भी एंट्रोपी परिवर्तन होगा उस एंट्रोपी परिवर्तन को वाष्पन की एंट्रोपी कहते हैं। 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने पर होने वाला एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा
एस वी से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एस वी से। इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इतना होता है भाई। यहां पर डेल्टा एस वी क्या होगी? वाष्पन की एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंड दिस इज वाष्पन की ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओटीएम क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु, सॉरी टीबी, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु। आ गई बात समझ में? टीबी को क्या बोलेंगे भाई हम यहां पर? क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक ताप भी बोलते हैं इसे, बॉइलिंग टेम्परेचर। हम हर तरह के मटेरियल का अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वो पुट करोगे, उसकी डेल्टा एच भी पुट करोगे और यहां पर आपको डेल्टा एस वी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, ट्राउटन नाम का एक वैज्ञानिक था। किस नाम का? ट्राउटन। ट्राउटन नाम का वैज्ञानिक था। उसने कुछ पदार्थों की वाष्पन की एंट्रोपी ज्ञात की और वो जो वाष्पन की एंट्रोपी है वो प्राप्त हुई 85 से 88 जूल केल्विन मोल इनवर्स के बीच में। ये तो इसकी यूनिट है पीछे की तरफ, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल तो यहां से आया, केल्विन यहां से आया, और सारे जो एक्सपेरिमेंट है मैंने बार बार बताया किस पर किया जाता है? 1 मोल पर। तो पीछे की तरफ क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स। इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में आती है भाई? 80 से 85 से लेकर के 88 के बीच में आती है। इसे कहा जाता है ट्राउटन का नियम या ट्राउटन स्लो कहा जाता है इसे। ये नीचे एक लाइन में लिख लेंगे, आधे नंबर में कभी कभार पूछ लेते हैं भाई इसे। लिखो, 1 मोल द्रव को वाष्प में, 1 मोल द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने पर, होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन वाष्पन की एंट्रोपी कहलाती है। इसे डेल्टा एसवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फॉर्मूला लिख लो, आप लोग लिखो, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। It is called entropy of vaporization. फॉर्मूला लिख लो फटाफट, और आप लोग लिखो, ट्राउटन के अनुसार वाष्पन की एंट्रोपी 85 से 88 जूल केल्विन मोल इनवर्स के मध्य प्राप्त होती है। ट्राउटन के अनुसार वाष्पन की एंट्रोपी, अगर इसे ज्ञात करोगे ना अलग अलग तरह के पदार्थों के लिए, तो उन सभी पदार्थों के लिए एंट्रोपी का मान, मतलब डेल्टा एसवी का मान हमेशा आपको इसके बीच में मिलेगा, 85 से 88 के बीच में मिलेगा। इसने ज्ञात किया तो इसने बना दिया ट्राउटन का नियम या ट्राउटन स्लो। ट्राउटन के अनुसार वाष्पन की एंट्रोपी 85 से 88 जूल केल्विन मोल इनवर्स के मध्य प्राप्त होती है। जूल केल्विन मोल
इनवर्स के मध्य प्राप्त होती है। इसे ट्राउटन का नियम कहते हैं। इसे ट्राउटन का नियम कहते हैं। इसे ट्राउटन का नियम कहते हैं। आप लोग भी लिख लो, ट्राउटन ऐसा आएगा भाई, सिंपल ही है, ट्राउटन लिखो। अकॉर्डिंग टू ट्राउटन, अकॉर्डिंग टू ट्राउटन, value of entropy of vaporization, value of entropy of vaporization is obtained between 85 to 88, 85 to 88 joule Kelvin inverse mole inverse, joule Kelvin inverse mole inverse, joule Kelvin inverse mole inverse. It is called Troughton's law. It is called Troughton's law. ठीक, नेक्स्ट, संक्रमण की एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। अब देखो, हमने कई दिनों पहले पढ़ी थी संक्रमण की ऊष्मा। संक्रमण की ऊष्मा में क्या बोला था, जब किसी पदार्थ को एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में बदला जाता है तो जो ऊष्मा का परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को कहा जाता है संक्रमण की ऊष्मा। मतलब एक एलोट्रोप से किसी कंपाउंड को वन एलोट्रोप टू अनदर एलोट्रोप कन्वर्ट करोगे तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उस एंथैल्पी चेंज को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। उसी तरह से किसी कंपाउंड को वन एलोट्रोप टू अनदर एलोट्रोप कन्वर्ट करने पर एंट्रोपी में जो चेंज होगा उस चेंज को कहा जाता है एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। मतलब किसी पदार्थ को एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में बदलने पर एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन उसका संक्रमण की एंट्रोपी कहलाती है भाई। अब यहाँ पर अपर रूप एक क्रिस्टलीय अवस्था होती है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, और उसका दूसरा अपर रूप भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था होती है। ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टलीय अवस्था, ये भी क्रिस्टलीय अवस्था। तो हम अपर रूप की जगह क्रिस्टलीय अवस्था भी काम में ले सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं किसी पदार्थ को एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में बदलने पर जो भी एंट्रोपी चेंज होगा उसी को संक्रमण की एंट्रोपी बोलोगे। या किसी कंपाउंड को वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने पर होने वाला एंट्रोपी चेंज उसकी एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन कहलाएगा। आप एलोट्रोप यूज करोगे तो भी करेक्ट, आपने क्रिस्टलाइन स्टेट यूज किया तो भी करेक्ट, कुछ भी यूज करो हर तरह से करेक्ट ही होगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलो या एलोट्रोप बोलो। लिखो भाई, किसी पदार्थ को एक क्रिस्टलीय अवस्था से, किसी पदार्थ को एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में बदलने पर होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन, होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन, होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन संक्रमण की एंट्रोपी कहलाती है। होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन संक्रमण की एंट्रोपी कहलाती है, संक्रमण की एंट्रोपी कहलाती है। आई बात समझ में? फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई इसका, वही उनकी तरफ डेल्टा एच टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच टी अपॉन टी टी। डेल्टा एच टी क्या हो गया, ट्रांजिशन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। टीटी क्या हो जाएगा, संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर। डेल्टा एच टी वही जो भी दोनों फॉर्मूले बनाए थे ना, उन्हीं को देखते हुए हमने इसका फॉर्मूला भी बना लिया। कर लो भाई, आप लोग लिखो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू,
entropy change due to conversion of any compound from one crystalline form to another crystalline form, another crystalline form, It is called entropy of transition. लिख लो फॉर्मूला भाई। कर लिया होगा, लिख लो इसके नीचे। उपरोक्त सूत्र से संक्रमण की एंट्रोपी ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त सूत्र से संक्रमण की एंट्रोपी ज्ञात की जा सकती है। By above formula, entropy of transition is calculated. ठीक, ये एंट्रोपी खत्म हुई। अब हमें पढ़ना है ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण। देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स की 4 फंडामेंटल इक्वेशंस होती है। कभी कभार आधे नंबर में पूछ ली जाती है कि पहली इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है और फोर्थ इक्वेशन क्या है। मैं आपको सीधे लिखा रहा हूं भाई, उनको डिराइव करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन आधे नंबर में कभी कभार पूछते हैं। आपके सिलेबस में है भी नहीं, मैं करा रहा हूं बस। देखो भाई, पहली इक्वेशन तो पता ही है हमें, कहां से आती है, ऊष्मागतिकी के पहले नियम से। क्या होती है पहली समीकरण, डीई बराबर होता है, बोलो क्या होता है, डीई बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू का मान रख दिया मैंने टीडीएस और इधर की तरफ हो जाएगा पीडीवी। डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू था, इधर की तरफ क्या था, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू था। डी क्यू का मान इतना होता है, डी डब्ल्यू का मान माइनस पीडीवी होता है। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, टीडीएस माइनस पीडीवी बन गई। ये होती है पहली समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, दूसरी समीकरण हम इसको देखकर ही बनाएंगे भाई। देखो भाई, दूसरी इक्वेशन होती है डीएच के लिए, एंथैल्पी के लिए। क्या होती है, इसको आप ऐसा का ऐसा रखो कि ट्रिकी समझ लेना इसको एक तरह से। ये तो मैं याद रहेगी, इससे वो देख देकर आप बाकी सारे बना सकते हो, वरना याद नहीं रहेगी आप लोगों को। ये ट्रिक समझ लो, इसको ऐसा कैसा रखा, इनको उल्टा कर दिया। अब देखो पीडीबी है ना, यहाँ पर आपको क्या कर दिया, वीडीपी कर दिया, वी को आगे लिया, पी को पीछे कर दिया, माइनस है, इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। इसकी अगली समीकरण बन गई, इसको कहा जाता है सेकेंड इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उल्टा कर दिया, अगली होती है ए से रिलेटेड। ए का मतलब होता है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। अब ये क्या होती है, इसी मिनट में आगे आएगी, मैं बता दूंगा आपको, फिलहाल ध्यान रख लो। ए होती है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है। इसमें क्या करना है, इसको बदला, पहले इसको कांस्टेंट रखा था, अब इसको बदला, बदलोगे तो क्या हो जाएगा, एस डी टी हो जाएगा। पहले प्लस चल रहा था ना, अब बदला है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और इसको ऐसे के ऐसे उठा के रख दो, इसको बदला और इसको हमने ऐसे कैसे उठा के रख दिया। इससे हमने ये बनाई तो इसको सेम रखा, इसको बदल दिया, पहले माइनस था तो प्लस कर दिया। इससे हमने ये बनाई तो पहले इसको बदल दिया, इसको हमने बिल्कुल एज इट इज रखा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये होती है थर्ड इक्वेशन। और लास्ट होती है डीजी से रिलेटेड। डीजी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या करना है भाई आपको, गिब्स फ्री एनर्जी में देखो
अब हमने क्या किया, इसको बदल दिया, तो अब इसको कांस्टेंट रखो, ये हो गया एस डी टी, इसको मैंने कांस्टेंट रखा और इसको बदल दिया, ये माइनस था तो बदलते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। या आप ऐसा मान सकते हो, इससे हमने ये बनाई तो इसको बदला, इससे हमने ये बनाई, इसको हमने कहां से बना, दो से बनाया जा सकता है, इसको इससे भी बनाया जा सकता है, इसको कांस्टेंट है ना, इसको बदल दिया तो भी आ जाएगी, आप इसको इससे भी बना सकते हो, इसमें इसको बदला तो माइनस आ गया, इसको कांस्टेंट रखा। सबके समझने के अलग अलग तरीके हैं, बस मैंने आपको ये समझा दी। और ये हो जाएगी भाई फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी भाई ये, ठीक। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये डी के लिए मतलब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी के लिए, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए, और एक गिब्स ऊर्जा के लिए। ये चारों इक्वेशन को बोला जाता है फंडामेंटल इक्वेशंस। कुल मिलाकर 4 होती है, कभी कभार आधे नंबर में पूछ भी जाती। इसको ध्यान रखोगे तो ये भी आ जाएगी, फिर ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। कर लो भाई फटाफट, टॉपिक डालो और लिख लो, लिख लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही काफी है भाई। कल हम करेंगे एंट्रोपी का दूसरा फॉर्मूला। हमने अभी तक गैसों की एंट्रोपी पढ़ी है, लेकिन अभी तक हमने गैसों को मिश्रित नहीं किया है। कल हम निकालेंगे अलग अलग तरह की गैसों को मिश्रित करके बनने वाले मिश्रण की एंट्रोपी। उस पर भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, ठीक है। और जो आज फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उनके भी मैं न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा कल, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल। इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना, तुरंत उसको सोल्व कर दिया जाएगा भाई।